case of plant, in addition to plasma membrane, there is a rigid outer covering, वो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल है, उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगी। कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, और ये सुहाना किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अच्छी बात बताती हो। तो सेलुलोज एक तरीके का ग्लूकोज का कंडेंस फॉर्म है। ग्लूकोज हम लोग खाते हैं ना, क्या आपको मालूम है ग्लूकोज C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। जैसे H2O को वाटर कहते हैं, CO2 को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अगर ग्लूकोज में से पानी उड़ जाए, तो अगर इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाए तो क्या बनेगा? सेलुलोज। इवेपोरेट तो क्या बन जाएगा? सेलुलोज। जैसे वाटर निकल जाए ग्लूकोज में तो क्या ये लकड़ी बनेगी, और ये क्या सेलुलोज है, और ये प्लांट से बनी। अगर इसमें से पानी उड़ जाए तो क्या कॉटन बनेगा? रुई। और हम लोग जो क्लॉथ पहने ये सेलुलोज का है। जिस कागज में तुम लिख रहे हो क्या वो सेलुलोज है, और इस वजह से इस वर्ल्ड को सेलुलॉइड वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर चीज़ें सब है वो प्लांट वर्ल्ड से ही हैं। और प्लांट का मोस्ट पार्ट क्या है? सेलुलोज ही है, क्योंकि प्लांट वाल है, जितनी चीज़ें हैं। तो आप खीरा खा लो, खीरा 99% सेलुलोज है। तो उसमें सब तक से वो खीरा पूरा सेलुलोज है, घास पूरी सेलुलोज है। तो इसलिए सारे वर्ड को हम क्या कहेंगे? सेलुलॉइड वर्ल्ड। तो आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। इट इज मेड ऑफ, तो ग्लूकोज में से पानी उड़ जाए तो क्या बन जाए? सेलुलोज। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। कोई इसमें दूसरे स्कूल का है आप लोगों में? आप है। कब तक छुट्टी हो रही? फिर हम सुबह ठंडी ठंडी में क्लास ले लिया करेंगे। स्कूल कब तक है आपका? आने वाले फ्राइडे तक। अच्छा। तो इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या आप लोगों ने ये देखा है कि मशरूम ऐसा एक इस तरीके का भी कोई लकड़ी पे उगा होता है कि नहीं? Yes, sir. तो जो मशरूम है, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या ये भी टूट जाएगा? तो ये जो मशरूम है ये भी टूट जाएगा। तो इसकी भी सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल काइटिन की होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती। इसको मशरूम को फंगी वर्ड कहते हैं। मशरूम को क्या कहते हैं? फंगी। यानी पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 चीज़ों में बांटे जा सकते हैं। जो ऑल ऑर्गेनिज्म है वो कितनी चीज़ों में बांटे जा सकते हैं? आपके में सबके पास नई बुक ही है क्या? तो पुरानी में निकालो, ओल्ड बुक में आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 85। तो जो किंगडम है उसमें ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनमें अभी ठीक तरीके से सेल वॉल डेवलप नहीं हुई है, उनको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक लिखा है उसमें। Yes, sir. मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं, उसमें न्यूक्लियस तैरता रहता है ना, ऐसा देखा है कि नहीं न्यूक्लियॉइड, तो उन्हें प्रोकैरियोटिक। तो सारे ऑर्गेनिज्म के 2 डिवीजन है, या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है उनमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आप लोग जानते हो, जिसमें न्यूक्लियस तैरता रहता है, ये ऐसा होता है बैक्टीरिया। न्यूक्लियस तैर रहा है ना इसके अंदर, तो ये क्या होगा? बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक है। इस 5 किंगडम है। हम लोग टोटल जितने भी लोग हैं वो कितने किंगडम में हैं? 5 किंगडम। तो पहला किंगडम है मोनेरा, एक किंगडम है एनिमेलिया। हम लोग किस किंगडम में आते हैं? एनी। और सारे प्लांट्स किस किंगडम में आएंगे? प्लांटे। और मशरूम किस किंगडम में आएगा? फंगी। और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडो, प्रोटोजोआ,
तो टोटल 5 किंगडम। पहला है मोनेरा, जिसमें कौन आएगा? बैक्टीरिया। तो पहला किंगडम यानी 5 किंगडम है। यहीं पे लिख दो कि प्रोकैरियोटिक में पहला किंगडम कौन आ जाएगा? मोनेरा। ठीक है, जब तुम अगले क्लास में जाओगे तो वहाँ 5 चैप्टर होंगे मोनेरा का चैप्टर। पहला चैप्टर किसका होगा? मोनेरा। तो देयर आर 5 किंगडम्स। तो कार्लस लिनॉस ने ये जो है डिवीजन किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि सारे जितने लोग हैं वो 5 तरीके के हैं। पहले कौन से हैं? मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। अब या तो कोई यूकैरियोटिक होगा, तो एक सेल वाला भी हो सकता है या ज्यादा सेल वाला। ये यूनिसेलुलर भी तो हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है? मल्टी सेलुलर। पहले तो ये दिखाया सेलुलर की उसमें वेल डिफाइंड सेल वॉल, ये न्यूक्लियस है या नहीं, और अगर वेल डिफाइंड है तो एक सेल का है कि बहुत सारे सेल का है। अगर ये एक सेल का है तो इसका किंगडम हुआ। अब दूसरे नंबर का किंगडम प्रोटोजोआ, दैट इज प्रोटिस्टा भी इसको कहते हैं। प्रोटोजोआ भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? आप इसको लिख लो। अब इसको प्रोटोजोआ कहा जाने लगा है, पहले प्रोटिस्टा कहते थे। तो लिख दो प्रोटोजोआ। इसमें कौन कौन आएगा? अमीबा, फिर पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक सेल के होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास। ये हम लोगों ने सबके वीडियो देख लिए है ना कि अमीबा इसी तरीके का होता है कि नहीं? और ये पैरामीशियम जिसमें सीलिया हुआ होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास ये यूग्लिना ये, और क्लेमाइडोमोनास किस तरीके से होगा कि उसमें ये न्यूक्लियस होगा और बाकी ये क्लेमाइडोमोनास खुद अपना खाना बना सकेगा। तो इसलिए इसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे क्लोरोफिल भरा रहता है, और ये क्लेमाइडोमोनास। तो ये सब दूसरा किंगडम कौन सा हुआ बोलो? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये बताइए कि कनिष्का ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड। बहुत अच्छा, तो यहाँ से आपने रिलेट किया ये यूनिसेलुलर, यहाँ से यहाँ रिलेट कर दिया, सही कि नहीं? अच्छा, मल्टी सेलुलर में 2 हैं, या तो उनमें सेल वॉल हो और या विद सेल वॉल, और दूसरा है विदाउट सेल वॉल। अच्छा, ये बताओ कि इसमें फंगी में नोएल सेल वॉल होती है या नहीं? बोलो, क्या ये तोड़ने पे मशरूम टूट जाता है? Yes. अगर टूटेगा तो सेल वॉल है, तो फंगी के हर सेल में सेल वॉल है। सो इट हैज सेल वॉल। और हम लोग का हाथ है, ये कहीं टूट रहा है क्या? कुछ नहीं। तो इट हैज सेल वॉल मेड ऑफ, किसकी बनी होगी? ये हरी नहीं होगी, काइटिन। काइटिन ये एक शुगर है, काइटिन। ये भी तो शुगर से ही बना है, जैसे ये शुगर से बना है। क्या शुगर नहीं है? ग्लूकोज। तो 2 ग्लूकोज मिल जाए तो जो खाने वाली हमारी चीनी वो बन जाती, बहुत से मिल जाए तो ये बन जाए, ठीक है कि नहीं? तो ये काइटिन की बनती हुई। और दूसरा हमने क्या बताया? सेल वाला 2 तरीके की हैं। एक तो वो खुद अपना खाना बना सकें। क्या जो सेलुलोज वाली सेल वाले वो सब हरी हरी होती है? आप देखो जो सेल वाले वो ग्रीन है, ऐसा नहीं है कि वो कलर वैसे। वो सेल वॉल का भी काम है कि तुम्हारी भी ड्यूटी खाना बनाओ, तुम्हारे अंदर भी सेलुलोज है। सेल वॉल भी हरी है क्या? सेल वॉल में भी कुछ ना कुछ सेलुलोज है। तो इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। ये किसकी बनी है? सेलुलोज है। अब जरा देखो कि सेलुलोज है, सेलुलोज क्लोरोफिल तो नहीं है बट सेलुलोज है, क्लोरोफिल से खाना बनता है, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज। तो देखो, एक है फंगी, ये तीसरा किंगडम है, वो कौन सा है? फंगी। और कैन नॉट प्रिपेयर, फंगी अपना खाना बनाते हैं कि सड़े गले पेड़ पर उगते हैं? तो दैट इज कैन नॉट मेक देयर फूड। और चौथी चीज है प्लांटे।
प्लांटे अपना खाना बनाएगा। ये चैप्टर हर चैप्टर में अब आगे आने वाला है, इसका डिस्कशन रहेगा। तो कहीं प्रोटोजोआ लिख देगा, कहीं मोनोएरा लिख देगा, तो फिर आप सोचें नहीं, ये आपके माइंड में बिल्कुल चित्र बन जाना चाहिए कि ये है। तो तीसरा फंगी हो गया। अब फंगी के बाद क्या है? प्लांटे कैन प्रिपेयर देयर फूड। बाकी तो चैप्टर हट गया है, बट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके सेल वॉल नहीं होती, ऐसे मल्टी सेलुलर को क्या कहेंगे? एनिमेलिया। दैट इज एनिमल होता है, बट एनिमेलिया कहा गया। देखो इसमें क्या लिखा है, एनिमेलिया। तो ये फिफ्थ किंगडम सिस्टम है। तो सेकंड प्रोटिस्टा है, थर्ड क्या है? फंगी। और चौथा क्या है? प्लांटे। और पांचवा क्या है? एनिमेलिया। मोनेरंस, ये मोनेरा है, ठीक है। ये सबसे पहले आया था बैक्टीरिया। सब कुछ मर जाता है दुनिया में। तुम्हें मालूम है 5 बार कैटास्ट्रोफ आ चुका है, 5 बार विनाश हो चुका है। हमसे पहले माया सभ्यता थी, उन्होंने तो स्पेस शिप बना लिया था, उनकी केव्स बची। 5 बार मनुष्य प्रजाति मर चुकी है, फिर पैदा हो जाती है बैक्टीरिया, जिंदा बन जाता है ना। फिर बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बना, फिर अमीबा बन गया, फिर फंगी बन गया, फंगी के बाद प्लांट से बने, और फिर उसमें से कुछ जो प्रोटोजोआ आते हैं वो बढ़ते बढ़ते रहेंगे, यानी हम फिर से बन जाते हैं। क्योंकि अंत में ये 70 डिग्री पर भी जिंदा रहता है और -40 पर ये होस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जी सकता है। तो बहुत बड़े बड़े जब एस्टेरॉइड टकराते हैं ना, ऊपर से धूमकेतु टकरा जाते हैं धरती पर, तो फिर क्या होता है? धरती हिल डुल जाती है। जब एक बार टकराया था तो डायनासोर उछल उछल के इंडिया से जाके अफ्रीका में गिरे थे, बेचारे जिंदा बच पाएंगे? तो इतनी तेजी से टकराता है, इतनी उछल कूद होती है। और साथ ही साथ जो हमारी एक टेक्टोनिक प्लेट थी, वो सब अलग अलग, आपको मालूम है गोंडवाना लैंड बन गई थी। वही गोंडवाना लैंड जब जुड़ी तब फिर जाके इंडिया में हिमालय बन गया एशिया से। तो जब एस्टेरॉइड टकराता है हमारी टेक्टोनिक प्लेट को भी तोड़ देता है। और ये बताओ मोनेरा है, तो सबसे पहले कौन बना? क्या मोनेरा खुद खाना बना सकता है? हाँ, ये हरे रंग का है, तो बैक्टीरिया में ये योग्यता है कि वो खुद भी खाना बना सकते हैं। बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर फूड। आगे देख लेंगे, नहीं भी पढ़ा फिर भी जानकारी रखो। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? खाना बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं बना सकते। सर लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, अगर एक बार मतलब खत्म हो जाते हैं तो वापस जिंदा नहीं होते हैं। हमने क्या बताया? बैक्टीरिया नहीं खत्म हो रहे ना सर, लेकिन हर जगह पढ़ा, हम लोगों ने सेल में छोटे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया खत्म हो। पढ़ा तो अच्छी बात है। तो पहला बैक्टीरिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? बैक्टीरिया से जब ज़्यादा डेवलप हो तो न्यूक्लियस में डिफाइन हो जाता है। तो प्रोटिस्टा के 4 एग्जाम्पल बताओ बनाना। बहुत अच्छा। प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है? उसके बाद आया फंगी, यानी उनमें अब धीरे धीरे सेल वॉल भी डेवलप हो गई, लेकिन वे अपना खाना नहीं बनाते थे। उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? बोलो। काइटिन शुगर, ठीक है। उसके बाद क्या आया? प्लांटे। प्लांटे में क्या है? वो उनमें सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। वो खाना बना सकते हैं? बताया तो इतने शाई नेचर के होते, बहुत शाई हो। एनिमेलिया में क्या उनमें सेल वॉल होती है? नहीं होती है। फंगी की सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? इतना शर्मानी से थोड़े बच्चे हैं, बोलो फंगी की सेल वॉल किसकी है? और प्लांटे की सेल वॉल 5 किंगडम बताओ। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, जो कार्बस से पूरे सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा, ब्रॉडली डिवीजन। तो 5 किंगडम बताइए। फंगी से नहीं शुरू करो, जो सबसे पहले सबसे प्रिमिटिव है वहाँ से शुरू करो। पुराना बताओ। अब देखो हमने तुमको बताया मोनेरा का एग्जांपल, प्रोटिस्टा का। एक फंगी का एग्जांपल बताओ। ब्रेड माउल होता है, वो फंगस लग जाती है,
तो उसका क्या है, और ईस्ट भी होता है, जो ब्रेड माउल्ड खमीर होता है जिससे हम लोग डोसा का बैटर बनाते हैं, वो फूल जाता है ब्रेड, तो उसको ईस्ट कहते हैं। अच्छा, और जो मशरूम हम खाते हैं क्या वो भी इसी में आ जाएगी? अच्छा, प्लांट में कुछ भी आ सकता है, मैंगो लिख लो, मैंगो ट्री। एनिमल में कैट, ह्यूमन, तो ये 5 अलग अलग हैं। पहले देखना, यही फ्लो चार्ट बनाना है आपको, और कुछ नहीं बनाना है। पहले लिखना प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की 2 कैटेगरी करना, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या है, प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में क्या लिखोगे कि फिर मल्टीसेलुलर में विद सेल, विदाउट, विद सेल वॉल एंड विद सेल वॉल है। तो क्या अपना खाना नहीं बनाते हैं और अपना खाना बनाते हैं? जो अपना खाना नहीं बनाते हैं वो किंगडम कौन सा है? जाओ, ये हर चीज में मुस्कुरा देती है भाई, ये बहुत, ये विंड शॉट है, मुस्कुराहट में ये बात सुना। बोलो, जो अपना खाना नहीं बनाते हैं और जिनमें सेल वॉल होती है, हमें नहीं मालूम, सेल वॉल फंगी होता है, और जो अपना खाना बनाते हैं उनकी सेल वॉल होती है प्लांटेड, और जिनमें सेल वॉल नहीं होती है मल्टी सेलुलर है। जिनकी सेल वॉल काइटिन की होती है और अपना खाना नहीं बनाते हैं उनका नाम, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है और अपना खाना प्लांटेड, और जिनमें सेल वॉल ही नहीं होती है मल्टी सेलुलर है। जिनमें सेल वॉल नहीं होती है यूनिसेलुलर है, और सेल वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, बहुत अच्छा। और जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है यूनिसेलुलर है। बोलो, मोनेरा आया। चलो इसको करके दिखाओ। ये देखिए, प्लांट में मैंगो ट्री, मैंगो को आपका कोई ट्री एग्जाम्पल देखो, सबके ही तुम्हें याद हो जाएंगे। फंगस, जो फंगस है, जो मशरूम खाते हैं वो भी फंगी है, और ईस्ट भी फंगस है, और ब्रेड में फंगस लग जाती है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। नोट कर लिया? देखो बुक का ही है, दूसरी कर लो। किंगडम, यही वो नहीं बनाना है, ये बनाना है। हाँ, पेपर दे देता हूँ। चलो, हो गया? अभी रुको जरा, अभी क्यों लिख रहा? हटा दो सर मैं अभी आया, समझ नहीं आया तो बाद में आप ऐसे ही लिख दो कुछ भी। आप तो ऐसे ही तेज हो, पुनर्जन्म का ही आप लिख दो, तो पिछले जन्म के सीखे सिखाए। लो, फिर से नहीं खाना। चलो, अगर ऊपर लिख देना 5 किंगडम फ्लो चार्ट। सबसे ऊपर हेडिंग डालो 5 किंगडम फ्लो चार्ट। सभी का एक एक एग्जाम्पल लिखो।
रोकती है विद स्टैंड वाटर प्रेशर ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ सेल। जब सेल स्वेल होता है, स्वेलिंग ऑफ सेल, इस चीज को हीमोलिसिस भी कहते हैं। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस एट द टाइम, तो ये वाटर प्रेशर को स्टैंड कर देती है, यही इसका काम है, ठीक है। और साथ में सेल वॉल होने की वजह से प्लांट में एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है। प्लांट को लाठी मारो, उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी लाठी टूट जाएगी, नहीं। तो ये क्या करती है सेल वॉल, सो इट फैसिलिटेट्स, तो इट विद स्ट्रेंथ क्या, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है कि नहीं। तो इट गिव्स, यानी वो ज़्यादा उसको आंधी आया या कुछ भी तो प्लांट खड़ा रहता है, तो इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेल वॉल ऑफ प्लांट, प्लांट को क्या ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स का क्या मतलब है, अपना खाना खुद ठीक है। इज मेड ऑफ, चंदन किसका बना होता है, सर जैसा कि चंदन ने बताया कि सेल वॉल ऑफ फंगी किसका बना होता है, बोलो। सेलुलोस ये बिल्कुल ठीक प्लांट है, का है, दूसरा नहीं पता। ये काइटिन, तो ये काइटिन का बना हुआ कि नहीं, यही आपके में लिखने को आएगा। अब देखिए प्लांट एक नहीं होगा, जैसे एक ये इसकी सेल वॉल है और दूसरी इसकी सेल वॉल है और ये तीसरी इसकी सेल वॉल है, तो तीन अलग अलग प्लांट हुए। तो ये इसका आएगा, तो ऐसे यहाँ है, फिर यहाँ दूसरा प्लांट आएगा क्या, ये देखो, तो इस ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ दूसरा प्लांट आ जाएगा। तो इनमें ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल कहाँ है, ये बाहर में सेल वॉल है। तो ये क्या चीज है चंदन, बोलो, ये जो बीच में है, दो सेल वॉल के बीच में, ये ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष, दैट इज मिडिल लेमेला। एक बार आया लास्ट ईयर, इसलिए मैंने बता दिया कि मिडिल लेमेला को दिखाओ। तो आपको अगर सेल वॉल, ऐसे दो सेल वॉल बना दी और उन्होंने कहा इसमें लेमेला दिखाइए, तो आप दिखा देना, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। तो अगर ये लेमेला दिखा देना और कहे सेल वॉल दिखाओ, तो सेल वॉल दिखा दोगे। यस सर। और एक चीज़ और बोलेगा, कहने को कहेगा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाओ, तो ये है क्या, यस सर। तो इसको दिखा देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बोलेगा साइटोप्लाज्म, तो यहाँ दिखाओगे साइटोप्लाज्म, और एक Yes. ये चीज़ है 5 नंबर का, हर एक नंबर देखो, न्यूक्लियस, इस फिगर को बना ले तो पता चल जाएगा। ओके, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पेज नंबर 61 है ओल्ड बुक का, नहीं का किसी का हो तो हमें बता दे। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव ये इन, हो गया था, हाँ? फिर ये हो गया था, ऐसा हो गया था, फिर ये भी हो बताओ। गया था। सर 53 है न्यू बुक। ये बताओ ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, हमने दिखाया। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएशन करा तो दिया और था। ये दूसरा दिखाओ कहाँ लिखा, सॉरी हाँ, बुक में दिखाओ करवाया कहाँ था। लिखा। सर बुक बुक में करवाया नहीं सर। चलो, सो पेज 1 CO2, तो कैसे CO2 By the एंड process वाटर, तो सही कह रहे हो। सो CO2 moves out of the cell by the process of diffusion diffusion as concentration। तो किसी भी सेल में अंदर क्या चीज ज्यादा होती है, CO2 CO2 O2 अंदर ले और O2 के थोड़ी होती है और बाहर CO2 कम होती है हाई और कंसंट्रेशन O2 ज़्यादा होती है।
तो CO2 अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या ये अंदर से बाहर निकलेगी, और बाहर O2 ज़्यादा है तो बाहर से O2 अंदर आएगी। सो एज कंसंट्रेशन, क्यों ऐसा होता है, एज concentration of CO2 inside the cell is more, inside the cell is more, so it moves out। ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन, रात को CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, दिन में O2 की, तो प्लांट O2 भी तो रिलीज करते हैं, तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं। तो आप ये लिख दें कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ये ना लिखें, ऐसा लिख दें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो CO2 मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रात में ये CO2 निकालते हैं और दिन में O2, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती है, तो रात में ये सांस, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना अभी, तो क्या निकालना है, CO2। रात में वो सांस लेते हैं, जब खाना बनाएंगे तो O2 निकालेंगे, तो दिन में खाना बनाते हैं तो O2 निकालते हैं, और रात को सिर्फ ये क्या करते हैं, क्या सांस लेते हैं, हमारी और आपकी तरह वो भी सांस लेते हैं, तो रात को वो क्या निकालेंगे, CO2, और दिन में क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने की प्रक्रिया में वे क्या करेंगे, O2 निकालेंगे। सो इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। दो चीजें अपनी कॉपी के मार्जिन में हाशिए पर लिख लो, जैसे कि प्लांट एक है, तो प्लांट एक सीड से ही तो बना है, तो ये नीचे से ये सब स्ट्रेटम, जो जमीन के अंदर उसको सब स्ट्रेटम कहते हैं, वहां से वाटर लेता है और यहाँ से क्या लेता है, CO2 और सनलाइट भी रहेगा, और साथ में इसके अंदर क्या कुछ ग्रीन क्लोरोफिल भी रहेगा, जिसकी वजह से लीव्स में क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, तो उसकी वजह से CO2 और वाटर लेकर के C6H12O6 का निर्माण करना, ये भी 6 लिया, ये भी 6 लिया, ये 1 बनाया, और 6O2 का निकाल देना। तो ये लिया और ये बना लिया, बना के प्लांट अपने पास अच्छे अच्छे सेब रख लिए, और O2 को क्या कर दिया, बोलो, बाहर कर दिया। तो ये दोनों चीज ली कि नहीं, देखो, और ये बना दिया। इस प्रोसेस को श्रेया क्या कहते हैं, अरे वाह, क्योंकि ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, और ये ड्यूरिंग डे टाइम होती है क्या, तो दिन में ये कौन सी गैस निकाल रहा है, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसकी उल्टी रिएक्शन लिख लो, रात को ये खाना खाएगा मजे से, तो ये क्या करेगा, ड्यूरिंग नाइट हम लोग भी तो ग्लूकोज तोड़ते हैं, ऑक्सीजन लिया, खाना खाया, फिर सांस लिया और अंदर टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या होगा, CO2 निकल गई, ठीक उल्टी रिएक्शन है, और साथ में इतने ही वाटर बने, वाटर यूरिनेट कर दिया, CO2 बाहर छोड़ दी, बोलो, और एनर्जी को यूज़ कर लिया। एनर्जी कहाँ बनती है, एनर्जी बनती है दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ ग्लूकोज कहाँ तोड़ा जाता है, ATP एनर्जी बनती है, ये बात हमने बताई थी कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज टूटता है तो 38 ATP एनर्जी बनती है। ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये काम कहाँ होता है, सेल के अंदर, बोलो, चंदन आप नहीं बताना, सब चीज आप बता दे रहे हो, दूसरे बच्चों को तो कोई मौका ही नहीं देते हो। चलो दूसरे लोग बताएं कि सेल में ये चीज कहाँ होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली कहाँ होती है, बोलो, ये क्या है, प्लास्टिड में होती है, और फिर प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिड में ये स्ट्रोमा है, इसको क्या कहेंगे, सिक्के की तरह, और ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड भी कई तरीके के होता है ना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिड्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या किचन ऑफ द सेल है, क्या यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। अच्छा, ये क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टे कहते हैं। और ये रेड कलर का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिक तो हरे रंग का होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी देख लो, देखो रेड कलर का दिख रहा है कि नहीं अंदर, तो रेड कलर के होते हैं। तो ये और वीडियो में भी रेड कलर का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कनिष्का क्या ग्लूकोज बनता है कि तोड़ा जाता है? वहाँ पर एनर्जी बनती है, और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज के फॉर्म। ग्लूकोज टूट गया तो किस फॉर्म में एनर्जी बनी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वहाँ तोड़ा गया। और खाना बना कहाँ? प्लास्टिक किचन है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डाइनिंग टेबल में खाना खाया गया। तो दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। हाउस ऑफ सेल। वास्तव में जो रेस्पिरेशन का कार्य यही है। ये है फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है? रेस्पिरेशन। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना? तो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, और हमारे अंदर प्लास्टिक नहीं है, लेकिन प्लांट क्या करता है? खाना अपने यहाँ बनाएगा भी, अपने घर का बना खाएगा, हम उससे ले लेंगे खाने जार का प्लांट का। समझ नहीं बात? तो एक प्लांट में क्या खाना बनता भी है और तोड़ा भी जाता है? सुहाना बोलो, खाना बनता कहाँ पर है? नहीं बताता ना। प्लास्टिक में। ये दिन में बनता है कि रात में? प्लास्टिक के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो खाना बनाता है? स्ट्रोमा। सही आपकी क्लोरोफिल, लेकिन इस स्ट्रक्चर को जिसमें क्लोरोफिल मिलता है दाने दाने, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर। इसका क्या नाम है? क्रिस्टे। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बोलो। ब्रेक करता है। एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से कितनी करेंसी एनर्जी बनती है? 38। क्या एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सही है, बात समझ आ गई? तो बोलो, खाना कहाँ बनता है? खाना तोड़ा कहाँ जाता है? फोटोसिंथेसिस डिफाइन करिए। Process of making glucose with help of carbon dioxide and water. वो चीजें लगी नहीं? सब क्लोरोफिल में हाँ, in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Repeat करो। photosynthesis is the process of making food by the help of chlorophyll, sunlight and carbon dioxide water. बहुत अच्छा। अब बताओ रेस्पिरेशन भी बताओ। Respiration is the process which is done by the plant during night. नहीं, रात को सांस लेगा तो मर जाएगा वो पूरा दिन। सांस तो पूरा दिन रात लेता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या करता है? दिन में करता है। फोटोसिंथेसिस 10 गुना फास्टर। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस में जो निकाल रहा वही फाइनली सांस तो खड़े खड़े धीरे धीरे, वो उसको कहीं घूमना फिरना थोड़ी है, दौड़ थोड़ी लगानी। सांस बहुत स्लो रेट है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का कैसा रेट है? एक दिन में देखो तो इतना प्लांट बढ़ जाता है कहीं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का तेज रेट है, फास्ट प्रोसेस है। अब बताओ रेस्पिरेशन। Respiration is the process of breaking down of glucose, which is done in mitochondria, and in this energy is released. इसमें क्या होती है? and energy In the form of ATP। दोनों डेफिनेशन लिखो, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। लिखो that is, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, अभी लिखा रहा हूँ। तो CO2 moves out of the cell by the process of diffusion। तो CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगी? From higher concentration to lower concentration। और वाटर कैसे मूव करता है? तो वाटर moves through cell। अच्छा, इसमें भी लिखो, ये आउट लिखा है कि मूव, तो moves through cell लिखो। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आउट है या इन, समझ आया? क्योंकि दोनों प्रोसेस चलते हैं ना। हम ये कह गए CO2 मूव करता है। रात को तो वो सांस लेता है, तो रात को वो क्या करेगा? वो O2 लेगा बाहर से। कहते हैं रात को पेड़ के नीचे ना सो, रात को वो CO2 लेके मतलब O2 लेके CO2 छोड़ रहा है। तो ऐसे में तुमको बहुत उलझन लगेगी, लगेगा भूत आ गया है। तो क्योंकि वो तुम्हें उलझन लगेगी ना कि एक CO2 गैस है, तो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तो रात को वो ऑक्सीजन लेता, वो भी ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 छोड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो CO2 बाहर ही जाता है, रात को तो अंदर भी जाता है ना। अच्छा, वाटर मूव्स थ्रू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
by the process of it moves from higher concentration to lower concentration through SPM to lower concentration through selective permeable membrane. अब दो चीजें लिखो. What is photosynthesis? एक बार और डेफिनेशन बताइए श्रेया, वही वाली लिखेंगे जो आपने बताइए. प्रोसेस ऑफ The process of मेकिंग food by the help of food by the help of sunlight, water, chlorophyll, sunlight, water, chlorophyll and CO2. सही है? सर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और इसमें टूटता है. हाँ बस यही है. बना भी क्यों ना है, उसे तोड़ना इसलिए बना रहा है. यहाँ किचन है, यहाँ बना रहा है, इसको दे दिया कि अब तुम तोड़ो, पूरे साल का काम चलाओ. नहीं तो अब ये बात हो गई. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? CO2 6 वाटर 6O2 और प्लस C6. इन सब में 6 लगा देना. सिर्फ इसमें 6 ना लगाना, क्योंकि 6 यहाँ लग गया ना. ग्लूकोज है ये क्या चीज़ है? ग्लूकॉन डी कभी खाई है या अंगूर खाया? अंगूर 100% ग्लूकोज है. उसी को सुखा के ग्लूकॉन डी बनती है. हाँ, ड्राई कर दिया, पानी निकाल दिया, डेसिकेटर में ग्लूकॉन डी बन गई और डिब्बे में दे दिया ग्लूकॉन डी. ये जान में जान डाल दे पीते हैं. तो दैट इज सनलाइट. और ये क्या है? क्लोरोफिल. चंदन रेस्पिरेशन बताओ. The process of breaking down glucose in mitochondria by the chestnuts, जो भी सर लिखा हाँ, हुआ द है. प्रोसेस ऑफ, उतना लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको याद कराने के लिए. ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल. ये किस में होता है? सेल में होता है. हम सभी में होता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, लेकिन क्या रेस्पिरेशन सभी में होता है? सबको तो एनर्जी चाहिए. इन सेल. ठीक है. इट जनरेट्स 38 ATP एनर्जी. 38 ATP एनर्जी होती है. एक ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी. इसकी उल्टी रिएक्शन लिखो. C6H12O6 प्लस. क्या हम लोग सांस लेते हैं? O2 लेते हैं. सोचो हमने ग्लूकोज खाई और क्या लिया? सांस लिया. और जो बना तो क्या CO2 बन के निकला और वाटर निकल गया और एनर्जी से काम किया. दैट इज 6CO2. उल्टी रिएक्शन लिख देना और साथ में क्या लिख देना? जैसे वहाँ सनलाइट लिखा था, वहाँ एनर्जी ली गई और यहाँ एनर्जी वही तो निकलेगी जो सनलाइट से ली है. तो वो किसके फॉर्म में निकली? 38 ATP. तो ये प्रोसेस हो गया. और ये इन माइटोकॉन्ड्रिया. सिर्फ इतना ही लिखना है. जिसने इतना लिख दिया उसको एक पेन. सनलाइट से CO2 निकलता है. देखो CO2 इसने प्लांट ने ऊपर से लिया और ये पानी यहाँ से लिया. सनलाइट ले करके उसकी एनर्जी को ट्रैप किया और इन दोनों को मिला के ग्लूकोज बनाया. यानी इन दोनों के बीच रिएक्शन करा दी. Define photosynthesis and respiration and write needful reaction. ये रिएक्शन कई बार आई, आपको मालूम है? 7th में भी आई. यही याद हो तो चलो आप नोट कर लो. ये सारे नाम हटा दे रहे हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि लेबल द डायग्राम. तो आप ये डायग्राम बना लें और ये जो 5 चीजें हमने कही हैं उनको लेबल कर दें. दैट इज 1
2 3 4 5। ठीक है, आपको बस 1 2 3 4 5 लिखना है, चित्र बनाना नहीं है। बस 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, यही लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड respiration. And write needful chemical reaction. What is the period in which photosynthesis is done and what is the period in respiration? In respiration occurs 24 hours and photosynthesis second middle lamella. ठीक है, तो इसके अलावा ये दोनों रिएक्शन लिखना है। When photosynthesis occurs and when respiration occurs. चलो ये दो काम हटा दूँ मैं, नोट कर लिया तो हटा दूँ। हो गया? हाँ हो गया। सर सेकंड क्वेश्चन के बाद क्या लिखा है राइट? राइट मतलब फोटोसिंथेसिस तब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस दिन में होती है और रेस्पिरेशन 24 आवर्स होता है। तो उधर चलो मैं बता देता हूँ। ये नोट कर लिया तो ये नोट ये किया नोट? हाँ
और लोग तो सही कर रहे हैं, आपको नहीं। क्यों नहीं लिख रहा रिएक्शन? चलो जमा करो। ओके, नाउ और किसका बात? जमा करिए। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows certain things to pass through it। कुछ चीजें इसमें से पार जाती है, certain substance to pass through it, substance to pass through it and does not allow, एक मिनट दे रहा हूँ, does not allow other things to pass through it। कुछ को वो जाने देती है और कुछ को वो नहीं जाने देती। इसको इसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। And does not allow other substance to pass through it, so it is called selective permeable membrane। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोगों ने देख लिया था ना, न्यूक्लियस के सारे एस्पेक्ट देख लिए। अब हम आगे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये गाढ़ा सब्सटेंस है, इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट एंड साइटोप्लाज्म इज द मीडियम
थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज फीजिबल। इसी में तो तैर के, जैसे नदी में तैर तैर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो साइटोप्लाज्म क्या है? सो इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। सिर्फ सेल में साइटोप्लाज्म ही नहीं होता, सेल में छोटे छोटे फाइब्रस स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको क्या कहते हैं? उत्कर्ष बोलो जरा, वो हमने वीडियो भेजा था, बोलो। ये देखो तुरंत बताने आता है तो फिर वो आदमी रुक नहीं सकता। साइटोस्केलेटन बता दिया, तुम आज याद करते रहेंगे, सरिया ने बता दिया कि कैसे उसे पता, पढ़ने लगी है जब तो पता है। देखो साइटोस्केलेटन और इसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस, ऐसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और ये डबल वॉल्ड सेल मेम्ब्रेन है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है ना, on which other cell is float, jelly like substance in which all cell organelles float। ठीक है, अब चलो देखो ये चीज है, इट transports material from one cell organelle to another cell organelle. It transports material from one cell organelle to other cell organelles. ऐसा होता है। अब देखिए कि the substance, the fluid which is inside nucleus is called nucleoplasm, and cytoplasm and nucleoplasm is combinedly called protoplasm. नमन रिपीट करो इस सेंटेंस को, जो भी मैंने बोला। तो वो सीट पीछे बैठने का यही नुकसान है, वो आगे से उन्हें पहले सुनाई पड़ गया, तो उनको एक सेकंड बाद सुनाई पड़ा। रिपीट करो फिर से। Combining of cytoplasm and nucleoplasm is known as protoplasm. सही है, रिपीट करो देविका। The combining of cytoplasm. यस, मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइनली कॉल्ड। उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की किसने खोज की? हाँ। सो द jelly like substance present inside nucleus is called nucleoplasm. Cytoplasm and nucleoplasm is combinedly known as combinedly known as protoplasm. Now, अब जरा देखिए कि write a note on cell wall। आपने अलग स्पेलिंग किए, क्या चीज? ऑर्गेनल के ऊपर में सेल ऑर्गेनल टू अदर सेल। हाँ, तो फ्रॉम वन सेल, ये ना एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक जो मटेरियल पहुंचता है उसको कौन पहुंचाता है? जैसे साइटोप्लाज्म, जैसे नाव में तैर के नहीं जाया जाता है, तो एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म। इन दोनों पे नोट लिखो।
सेल वॉल का आपके पास लिखा दिया है, चेक करो। सेल किसकी बनी होती है? हाँ? ये तो है ही है, और उसकी लाइटिंग की बनी होती है, और उसकी बनी होती है। आया था? हाँ, कहाँ लिखा है? सेलुलोज की कहाँ लिखी है? तो नहीं लिखी है। हाँ? लिखा है आपने? लिखा तो है। चलो ये लो। सेल वॉल का काम क्या होता है समझ लो। एक एक्स्ट्रा हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि नहीं? सेल को शेप में रखना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ये रिजिड होती है। चलो बात ना करें सेल ऑर्गेनल्स। डिफाइन करो श्रेया। The tiny organs inside the cell. Which Present in the functions, cell areas, cell. हाँ बोले विच? हाँ functions, areas, हाँ इनसाइड सेल। तो टाइनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड सेल, ठीक है, एंड परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड। are called cell organelles. For example, endoplasmic reticulum. Ribosomes. microns. So एक एक करके लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेनियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या दो मेम्ब्रेन है? Yes, sir. सारे सेल ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस के ऊपर जो ये एक तरीके का नेटवर्क है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रेटिकुलेटेड है। रेटिकुलेटेड का मतलब है जाल जैसा, और इसलिए इसको क्या कहा गया है? रेटिकुलम। तो इसमें किसी में क्या बैठा हुआ है? राइबोसोम। तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं बैठा है सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ट्यूब लाइक होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। लार्ज नेटवर्क का मतलब उसके साइज चारों तरफ इतना ऐसे जैसे कोई जंगल ना हो, तुम न्यूक्लियस तक पहुंच ही ना सको, भूल भुलैया, यहाँ से निकले तो वहाँ चले गए, वहाँ तो नेटवर्क है पूरा, वो जान ही नहीं देगा तुमको केंद्र तक। सो दैट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। के ट्यूब्स हैं और इनके ऊपर क्या मेम्ब्रेन है, तो ट्यूब है, और इनके ट्यूब में कुछ अंदर ही अंदर क्या होगा, इसी की सरफेस पे ये सब काम होता है। ये एक सरफेस प्रोवाइड करती है कि जिस पे या तो प्रोटीन बने, अब जैसे कि एसईआर पे क्या बनेगा, लिपिड, सो लिपिड सिंथेसिस। और ये जो डॉट है इन्हें क्या कहेंगे, राइबोसोम येलो कलर के, और इस पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से होगा। सर राइबोसोम न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस अभी फिर तुम्हें दिखा दे रहे हैं, तुम शायद उस दिन आए नहीं होगे।
न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो इनसे क्या होता है कि राइबोसोम निकलते हैं, जाकर किसके ऊपर चिपक जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, फिर वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये 2 मिनट का वीडियो है। Okay. Now structure of the cell. ये देखिए, यहाँ पे देखो, ये मैं थोड़ा और पहले करता हूँ, और पहले ये देखो। So, what are organelles? Organelle means ये little न्यूक्लियस organ. है। Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center ये of the cell. न्यूक्लियोपोर है, इसमें छेद है The न्यूक्लियस, इसके nucleus अंदर जाओ। contains DNA, or DNA genetic लिया। material. DNA dictates what the cell is going to do and ये how it's मैनेजर going है, to do it. डिक्टेट करता है। Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, Chromatin से DNA condenses into chromosome बन structures जाता है। known as कंडेंस होने के chromosomes. बाद कंडेंस हो जाएगा। ये अब देखो, ये है The न्यूक्लियोलस, nucleus जैसे वहाँ also लिखा है। contains a nucleolus, देखो ये सेंटर के which सेंटर is a में, structure where इसमें से ribosomes क्या are. निकल रहा है देखो। राइबोसोम और ये देखो कहाँ जाके बैठेगा, After न्यूक्लियोपोर से बाहर आ गया। अब देखो कहाँ ribosomes, बैठा, कहीं it बैठा will क्या have the ये? important job of अच्छा, क्या ये synthesizing ट्यूब or लाइक making स्ट्रक्चर है? proteins. तो वहाँ लिखा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अभी लिख देंगे। तो देखो किसी पे Outside the बैठ गया। nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles अच्छा, float साइटोस्केलेटन around in दिख रहा है तुम्हें, धागे धागे cytoplasm, से। which is the jelly-like substance. साइटोस्केलेटन भी होते हैं। अब Ribosomes may wander freely within the cytoplasm या तो or ऐसे भी attached to the तैरते रहते हैं, जैसे endoplasmic प्रोटो इसमें reticulum, तैरते sometimes रहते हैं। abbreviated as Bacteria। ER. There are two कभी- types कभी- of ER. ऐसे जाते हैं। Rough ER has ribosomes attached to it, ये and स्मूथ है। smooth ER doesn't have yeah. ribosomes attached to it. देखो The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as proteins जहाँ synthesized by राइबोसोम ribosomes. बैठ जाएगा, तो राइबोसोम जहाँ बैठेगा वहाँ प्रोटीन बन जाएगा। तो ये मदद करता है प्रोटीन बनाने। और जो खाली है सरफेस, उसमें क्या बनेगी? ऑयल। समझ आ नहीं रहा? थोड़ी चीज अब देखो कि इट इज लार्ज ट्यूब, जैसा तुम्हें दिख रहा था ना, जैसे पानी की ट्यूब टाइप, वो ऐसे 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 नहीं। तो क्या लिखते हैं? इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। अच्छा, और इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब है। अब इसमें क्या लिख दो कि इट सराउंड से किसको सराउंड करता है? न्यूक्लियस। सो सम ER have कुछ ऐसे हैं राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट, तो उस पर राइबोसोम अटैच होगा, अटैच्ड ऑन इट, called, these are called rough endoplasmic reticulum। प्लाज्मा का इसीलिए प्लाज्मिक कहा गया। प्लाज्मा समझते हो, वो जेली जैसा स्ट्रक्चर। तो अगर जैसे रनिंग नोज है, वो हाथ में ले लो, लगभग प्लाज्मा वैसी टाइप का।
सो कभी सर्दी जुकाम नहीं हो जाता, वैसा ही प्लाज्मा होता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। सो ये क्या करता है, इट सिंथेसाइज, ये प्रोटीन बनाता है या इट मेक्स प्रोटीन। Some endoplasmic reticulum do not have ribosomes attached on it. SER. Attached on it. These are called smooth endoplasmic reticulum. और ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म यानी SER, these form लिपिड। लिपिड को आप ब्रैकेट में फैट भी लिख सकते हैं अगर आपको लिपिड नहीं समझ में आता, वरना लिपिड अपने आप में पूरा है। चलो अच्छा, इतनी बात हो गई, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो ये एक चैनल है, ये चपरासी है। इट वर्क्स एज ए चैनल बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। अगर कोई आएगा, हाँ कहाँ अंदर जा रहे हो, वहाँ डायरेक्टर बैठा है, तुम कहाँ चले जा रहे हो, ये चेक करता है। तो एक चैनल नहीं होता कि ऐसे तुम नहीं जा सकते किसी वो बॉस है, न्यूक्लियस क्या है, ऐसे सब लोग चले जाने लगे, वहाँ तो न्यूक्लियोपोर खुला हुआ है और बीसियों दरवाजे हैं, बीसियों न्यूक्लियोपोर है, तो कहीं से भी कोई चला जाए उसे कौन रोकेगा, एंडोप्लाज्म। So it serves as channel between cytoplasm and nucleus, and nucleus. So ये इतना हो गया। आगे देखिए, गोल्जी apparatus। गोल्जी ऑपरेटर्स को गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं। अच्छा, कैमिलो गोल्जी, कुछ लोगों ने कहा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही टूट के आ गया है, लेकिन कैमिलो गोल्जी ने जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ और काम कर रहा है, और एक ही नहीं होता है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका काम है पैकेजिंग। जो यहाँ से मान लो ये बन गया, ये क्या बन गया, ये प्रोटीन बन गया, ऐसा ही कुछ ना कुछ लिपिड भी बन गया होगा, तो प्रोटीन और लिपिड को पैकिंग करना होगा। तो ये मान लीजिए ये बन गया और दूसरे में ये प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाएंगे, पैक होने, इसी पे जाएंगे। और अल्टीमेटली गोल्जी ऑपरेटर जब ये दोनों इसके पास जाएंगे और फिर ये एक वेसिकल थैली बना देगा और उसमें इन दोनों को एक साथ पैक कर देगा, और ये अब एक ये दोनों को पैकिंग करके वो कहाँ भेज देगा, ये यहाँ भेज देगा कि प्रोटीन और लिपिड है, और उसको यहाँ भेज देगा और सबके पास भेजेगा, क्योंकि सबकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, इसकी। तो गोल्जी बॉडीज क्या है, इस फर्स्ट सीन बाय किसके द्वारा देखा गया, देविका। तो देख लो, ये बगल में फिगर बना हुआ है, और कब देखा गया ये भी आप देख लें। ये ब्रेसिका में इनका जन्म हुआ था। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ब्रेसिका कहाँ पर पड़ता है। तो नोबेल प्राइज इस चीज़ के लिए इनको मिला है 1906 में। तो इट वाज फर्स्ट सीन, और इन्हीं के नाम पे गोल्जी ऑपरेटर्स पड़ा है, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको फर्स्ट देखा, एंड इट इज सिस्टम ऑफ, इसमें थैलियाँ होती हैं, तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स है, गोल्जी ऑपरेटर्स। सो इट इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड थैली, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अगर आप चाहे तो सैक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही नाम है। जो इस तरीके का बैग होता है अर्म, उसको थैलिड नुमा, इसको सैक भी कह सकते हैं, अर्म भी कह सकते हैं। और
वेसिकल भी कह सकते हैं, जिसमें कोई चीज रखी जाए। तो वेसिकल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है और ये किस काम में आती है, ठीक है। और क्या ये आपस में पैरेलल में अटैच्ड है? तो गोल्जी ऑपरेशंस का लेबल्ड डायग्राम जरा देखो तो पता चले वास्तव में इनको क्या कहेंगे जो पैरेलल में attached है। किसी को आप में से मालूम हो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, According to NCBI, the Golgi apparatus consists of a stack of flattened cisternae and associated vesicles. Proteins and lipids from the urine enter the Golgi apparatus at its cis face and exit at its trans क्या face. चीज कह रहा है इसमें? इसको क्या कहा है? इसको भी क्रिस्टे ही कह रहा है। क्या लिख रहा है? क्रिस्टे लिख रहा है। और अच्छा रहेगा देखो और अच्छा लिखा है जिसमें बड़ा करने में मिल जाए। क्रिस्टे लिखा है, सिस्टरने, सिस्टरने, क्रिस्टे नहीं लिखा, लिखो सिस्टरने। सब इसमें दिया है। कहाँ लिखा? लिखा ये तो लिखा है सिस्टम्स। सो इसमें ये जो पैरेलल है इनको क्या कहेंगे आपस में? दूसरे बार सिस्टम, ये लिख रहे हैं। सो ये चीज है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। और स्टैक का क्या मतलब? ढेरी होता है, एक के ऊपर एक लगा देना, उसको स्टैकिंग कहते हैं। सो अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर called cistern, called cistern, इसको सिस्टर्न कहेंगे। और साथ में इनका काम क्या है? सो इट्स फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ये जानते हो इसको क्या कहते हैं? C6H12O6 को नहीं, ऐसे तो ग्लूकोज कहते हैं, वैसे इसको, इसमें कार्बन है और ये पानी है हाइड्रेट, तो इससे इसका क्या नाम पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस काम में आते हैं? तीन चीजें हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है और एक क्या है? प्रोटीन, और एक है लिपिड। लिपिड बोलो या फैट? देखो उत्कर्ष बताएंगे कार्बोहाइड्रेट किस काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये देखो बहुत अच्छा, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के प्राइम सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ये किसमें मिलेंगे आप एनर्जी? एनर्जी के लिए क्या खाते हो? रोटी, राइस, कॉर्न खाते हो, मक्का, और इसी तरीके से व्हीट। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट है, वो वही चीज है, ग्लूकोज दे देता है। प्रोटीन से क्या होगा? ग्रोथ। अगर तुमने प्रोटीन नहीं खाई तो जितने ही बड़े बच्चे रहोगे, जैसे सोमालिया और कांगो, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं जब से, उनकी हड्डी रिब्स सब। तो ये प्रोटीन किस काम में आता है बताओ? ग्रोथ। क्योंकि जब फिर नई सेल ही नहीं बनेगी, बोलो सेल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो प्रोटीन चाहिए और तेल चाहिए। तेल पियो, घी खाओ और दाल पियो। दाल में घी डाल के खाओ, तुम अपने ही आप बहुत बड़े हो जाओगे। दाल में प्रोटीन है और घी में फैट। तो क्या तुम्हारे में नए नए सेल बनेंगे, नए सेल मेम्ब्रेन बनेंगे? तो बोलो क्या चीज़ है? प्रोटीन किस लिए होता है? और लिपिड और फैट किस लिए होता है? जैसे हमारी इस स्किन के नीचे फैट बहुत है, एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? अगले चैप्टर में देखेंगे। तो जो मोटा आदमी है उसको, वो इंसुलेटेड है, वो बाहर की हीट और उससे उसको मतलब नहीं, उसको बर्फ में लिटा दो, मजे से लेटा रहेगा, फिर लाठी मारो उसको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर ना हीट, वो इंसुलेशन है। फैट से क्या होता है बताओ? इंसुलेट होती है बॉडी। फैट क्या देता है हमको? इंसुलेशन। और जो मोटा आदमी है ना, वो भूकंप में सबसे ज़्यादा दिन जिएगा, क्योंकि उसके पास रिजर्व फूड है। जब ये फूड खत्म हो जाएगा तो लिपिड खत्म होगा, सब फैट पिघल जाएगा, चर्बी, और ये भी खत्म होगा, तब प्रोटीन पिघलेगा। 15 दिन हम इसीलिए जी पाते हैं भूखे प्यासे, भूखे पिघल जाते हैं। तो ये फैट क्या रिजर्व फूड है और थर्मल इंसुलेशन के लिए भी है।
प्रिजर्व फूड और प्लस थर्मल, इंसुलेशन, यही सब हम लोग खाते हैं। और एक चीज और बताओ, विटामिन, विटामिन किस लिए होते हैं? ये हमको डिसीज फ्री रखने के लिए, some minerals, हाँ डिसीज फ्री रखने के लिए। और विट मिनरल्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब होते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, अब हम क्या बता रहे हैं, इनका काम क्या है? तो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। देखो, these are for packaging, These are storage, modification and transportation. the these are synthesis of lysosomes. e-packing of cell. फंक्शन ऑफ स्टोर करने का चीज को, जो प्रोटीन आ रहा है ये सब आ रहा है। अच्छा, तुम्हें क्या इतना आइडिया है कनिष्का? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे मालूम नहीं है कि ये इनमें स्ट्रोमा होते हैं, ये क्या है? प्लास्टिक से क्या? अच्छा, इस ये क्या C6H12O6 बनाते हैं? हाँ, ऐसा कुछ बनाते हैं या कभी सुना हो? ग्लूकोज। बनाते हैं? तो ये भी इसके पास भेज देगा, कहेगा इनकी पैकिंग कर रहे हो तो मेरी की भी करो। तो 3 चीजों की पैकिंग करेगा, दैट इज प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लूकोज। प्रोटीन, लिपिड और कार्बो। देखो वहाँ लिखा है कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट यानी पानी। H2O का ही तो 6 से मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा। H2O में 6 से मल्टीप्लाई करो, यही नहीं आएगा। तो कार्बो हाइड्रेट, तो यहाँ लिखते हैं किसकी किसकी स्टोरेज करते हैं पैकिंग। फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड इसमें आगे देखोगे तो वो जो हम बता रहे थे ना, वीडियो दिखा रहे थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट वर्ड भी आया एंड कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटिंग 3 चीजों की पैकिंग करते हैं। अब देखो, अच्छा इनका काम है, दे आल्सो मेक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एंड इट्स पर्पस इज टू मेक लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने की जिम्मेदारी है। They also produce a strong digestive enzyme and responsible for formation of and involved in formation of lysosome। तो कौन लाइसोसोम बनाएगा? तो गार्जी अपरेटस, लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम बना देते हैं, ठीक है। इतना काम इनका है, बाकी आगे हम देखेंगे, इतना ही रखो। ये दोनों याद करके आना है इसको। लाइसोसोम डाइजेशन का टाइम होगा ना हाँ, सर, मैं सोच रहा था 5 बजे 6 बजे 5 बजे। 1 घंटे का फायदा हो गया तुम्हारा। अच्छा, ठीक है। गोल करते खाओ, सवा 4 पे कल भी ये समय से ऊपर आ जाना। और 4:15 क्लास रहेगी अभी। छुट्टियों में 1 घंटा 45 मिनट चाहिए, 15 मिनट पहले कर दिया ना, ठीक है। और छुट्टी हो जाएगी जब इनकी, तब फिर हम मॉर्निंग में कर देंगे, तब ठंडे ठंडे आ। अभी फ्राइडे में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो बात नहीं करो। दो लोगों को दिया ना। चलो चलो
binding. Now I test it. बात तो करो क्या होता है